अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं रज्जब नाज़मी। दोस्तों, इस वक्त राजौरी में पॉलिटिकल महादंगल स्टार्ट होने जा रहा है। डिबेट जिसमें पॉलिटिकल रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास आ, जिसमें हमारे पास दानिश चौधरी जो कि कांग्रेस से तल्लक रखते हैं और वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद एडवोकेट इब्रार चौधरी जो कि आम आदमी पार्टी से तल्लक रखते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद तीसरे हमारे मेहमान रहेंगे ताज़ीम चौधरी साहब जो कि बीजेपी से तल्लक रखते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद एडवोकेट शौकत साहब जो कि पीडीपी से तल्लक रखते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस डिबेट शुरू होने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि इस डिबेट में मैंने एनसी को भी दावत दी थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एनसी पार्टी से कोई भी आदमी इस डिबेट में नहीं आया। सबसे पहले शौकत साहब से सवाल रहेगा। शौकत साहब, आप जो हालिया पीर पंजाल रीजन में फ्लड आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो पूरी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाका जात में और ख़ास करके मैं रजौरी पुंछ की अगर बात करूँ, तो इसमें ये अल्लाह ताला की तरफ से जो कहर आया, उस कहर में बहुत सारे हमारे नौजवान साथी और रजौरी में भी और पुंछ में भी जो लोग इस दुनिया से चल बसे उस कुदरत के कहर कहर में अ, मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और जो बाकी सारे लोग जिनका नुकसान हुआ है, उनको भी अल्लाह ताला उस नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो उनके हौसले बुलंद करे। देखिए, अ, ये जो कुदरती आफ़ात होती हैं, इनके लिए ठीक है, हम तो नहीं जानते हैं अल्लाह ताला के क्या फ़ैसले हैं, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकारों का ताल्लुक होता है, सरकारें इसके लिए पहले से प्रिपेयर होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सैलाब, ऐसे जो आफ़ात होती हैं, इनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होती हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हमें लोगों का जानी, माली नुकसान ना हो, उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स उठाने हैं। लेकिन जहाँ तक रजौरी की बात करूँ, यहाँ आपने देखा है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, लोगों की जो है दुकानें, मकानात, ये सब बह गए, नुकसानात हुए। लोग जो हैं इस सैलाब में बह के नौजवान हमारे जो थे, उन्होंने अपनी जो है वो जानें गँवाई हैं। तो प्रिपरेशन भी थी, लेकिन सरकार नाम की चीज़ कहीं दिखी नहीं। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ उस वक़्त पे नहीं पहुँच पाया, शौकत साहब, जिस आप वक़्त पे शौकत लोगों को साहब ज़रूरत। साहिबा दिल्ली में जा सकती है, लेकिन पीर पंजाल रीजन में नहीं आ सकती। यहाँ से कुछ 6 मिनटों का फैसला है, 1-2 घंटे का फैसला है, ज्यादा नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने यहाँ पे आने की नहीं की, लेकिन वो दिल्ली जंतर मंतर पर जा सकती है, वहां से बयानबाजी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकती। क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप हमारी पार्टी प्रेज़िडेंट की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रेज़िडेंट अगर नहीं पहुँच पाई हैं, तो हमारी पार्टी के जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और असल बात ये है कि महबूबा मुफ्ती की अ, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार कहाँ थी? आप सरकार की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एमएलए कोई नहीं दिखा। सरकार पूरी दिल्ली में बैठी थी, वहाँ कहीं हमने सुना कहीं नारे लगा रहे थे स्टेट फूड के, और कुछ जो है वो वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और लोग यहाँ मर रहे थे। दरिया में कोई बह के मरा, कोई किसी ने अपनी जमीन का नुकसान किया। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों में पहुंचे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने लाखों वोट दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इसलिए वहां बिठाया असेंबली में कि जब लोगों को आपकी जरूरत पड़े तब आप दिल्ली में बैठे हों? हम लोगों के साथ हैं। हमने सेंटर्स का भी दौरा किया। हमने जहां जहां लोगों का नुकसान हुआ, हमने, हाँ, एक चीज हमने की कि हमने रील्स नहीं बनाई, हमने फोटोग्राफी नहीं की। लेकिन सरकार कहाँ है? कहाँ है ये सरकार? और दूसरे जो
मेन अपोजिशन पार्टी है वो कहाँ है? तो मेरा ये कहना है कि सरकार को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। सरकार को जो रोल अदा करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर पाई और आज तक नहीं कर पाई है। आज तक उमर अब्दुल्ला यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कहाँ है उमर अब्दुल्ला? रजौरी पूंछ के लोगों को सिर्फ उन्होंने वोट बैंक के लिए रखा है। उनको यहाँ आना चाहिए था। आप अभी कह रहे हैं कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को मदऊ किया था कि आज के इस छोटे से इस प्रोग्राम में वो शमूलियत करें। मैं रजब जी आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आप कहते हैं वो यहाँ शमूलियत के लिए नहीं आए, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो क्या करेंगे? वो आपके सवाल का जवाब क्या देंगे? उनका रोल क्या रहा है लोगों में? तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो 2 साल में उन्होंने किया है या जो नहीं किया है उसके लिए लोगों को फेस कर पाए, ये उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। मेरा सवाल रहेगा दानिश चौधरी से। ये कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हैं और कांग्रेस पार्टी ने इत्तेहाद किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आपसे सवाल रहेगा दानिश साहब, आ, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है एक तरीके से कि कोई भी एमएलए ग्राउंड जीरो पे मौजूद नहीं था। क्या ये सच्चाई बात है, सच बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दानिश चौधरी आज आपके रूबरू जैसे कि आपका सवाल है कि उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेचर का दिया हुआ कहर अनफॉर्चुनेटली एक रात में ही आ गया और उसकी लपेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सारे लोग आए। और सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है और उसके साथ-साथ जो भी लोग जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद जो आपने सवाल रखा है कि इल्ज़ाम लगाया हमारे पर, देखें इसके इस इल्ज़ाम को हमें इल्ज़ाम करके नहीं देखना। सबसे पहले हमने जो है उस चीज़ को जो जो नुकसान हो चुका है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है? उसके बाद बात आती है सरकार पे। जैसे कि अभी सत्ता में जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इत्तेहाद तो आपने भी किया है ना? सर, मैं अपनी बात पे भी आऊँगा, उसके साथ सबसे पहले हम सरकार की बात करें। हम परमानेंटली वो यहाँ पे नहीं आते हैं। साथ-साथ हमारा जो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आप सबको पता है और ज़्यादा आप सब देखते भी आए हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे एमएलए इकबाल साहब जो है हम सब लोगों के साथ शाना-बशाना खड़े रहे हैं। उसके साथ उसमें ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जहाँ पे भी लोगोों का नुकसान हुआ है वो उसमें जो है उन्होंने शिरकत की है। उसके साथ-साथ आप सब मीडिया पे देख रहे हैं कि आज तक वो लोगों के घरों के अंदर जाते हैं। उसके साथ-साथ लोगों को जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, खाना भी प्रोवाइड किया। वो उस टाइम जम्मू किसी मीटिंग में थे, लेकिन वहीं से जल्दी-जल्दी निकलते हैं और उस दिन से लेके आज तक पूरी रजौरी में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा सवाल रहेगा हमारा आम आदमी पार्टी से है इब्राज चौधरी साहब, इनसे सवाल रहेगा, क्या नारे, दावे यही कुछ चलेगा या कुछ ग्राउंड ज़ीरो पे भी मिलेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नारे-दावे की बात करते हो, इनकलाब तो नौजवान ही लाता है और जेन ज़ी ही लाता है। तो रही बात हमारे पीर पंचाल की कुदरत आफ़त थी, खुदा ताला अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो गया, ये तो हमें भी खुद इस चीज़ का तजुर्बा है कि अचानक से ये माहौल कैसे बन गया। लेकिन आपने बात की, बात सुनी जाए, जब हमारी कोई सुनता नहीं है तो तब हम इनकलाब की और नारे-दावे की बात करते हैं। और आपके चैनल को बातचीत से मैं एक चीज़ ज़रूर इस जम्मू कश्मीर की सरकार को कहूँगा कि मैं यहाँ ज़्यादा किसी पे तनज़ीद नहीं करूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि केसीसी लोन, बिजली बिल, ये इस टाइम इन लोगों को ये ज़रूरत माफ़ कर दे केसीसी। हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि सरकार आई है, शायद कुछ फ्री प्रोवाइड करेगी, लेकिन दे नहीं पाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने अपने जेब, अपना बैकडोर का सिस्टम खोलना था, वो खोल दिया है। अब आम जो है आम आदमी जो है वो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा, पीर पंचाल खित्ते में ख़ासकर जो नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी जगहों पे हुआ, लेकिन पीर पंचाल खित्ते में केसीसी लोन माफ़ करें, क्योंकि डिप्टी सीएम यहाँ से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से हैं और हमारे एमपी साहब हैं, ऑलरेडी वो अपनी बयानबाजी करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी कैबिनेट है वो तो यही खस्ता हालत है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि केसीसी लोन माफ़ करें, सरकार के पास ये ऑप्शन है। बिजली बिल जो पिछले 1-2 महीनों के हैं वो माफ़ कर दें और राशन फ्री प्रोवाइड करें। देखिए, 10 मिनट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे लगता है कहीं न कहीं कोऑपरेट किया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, जो लोगों के पास पहुँच कर लोगों को मटीरियल प्रोवाइड किया। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी आए थे, डिप्टी सीएम भी आया था और एलओपी भी आके चले गए। सिर्फ बयानबाजी वो बात की थी शौकत साहब ने कि रील करते हैं, यही करके चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जो आवाम जो है वो आज भी इस चीज़ के लिए पिस रही है। तो हम मजबूरन फिर नारेबाजी और जो दंगा फसाद जो आप बात करते हो कि नारे मारते हो, फिर मजबूरन हमें इन चीज़ों पे निकलना नहीं, पड़ता मैंने सवाल कुछ और किया था, है। आप जी। ले गए कहीं और। हाँ, हाँ, नहीं। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के माध्यम से।
आपका इस पे रद्द अमल क्या है? देखिए नारे दावे सरकार तो लगाती रही है, लेकिन उसका कुछ रद्द अमल भी मैंने आपको ये बताइए, वो स्टेप उठाने पड़ेंगे, नहीं तो रील डालना या वीडियो डालना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी। इसके बाद किस कोशिश करेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब जंतर मंतर पे जाते हैं, बोलते हैं कि बीजेपी हमें स्टेटहुड वापस नहीं दे रही। आपका ये आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कि पहले डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस दी जाएगी, लेकिन उस वादे पे आप खरे नहीं उतरे। क्या वजह होती है? बहुत शुक्रिया राजीव जी। जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला जंतर मंतर पे गए हुए थे, एक उमर अब्दुल्ला नहीं गया, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पूरी सरकार गई हुई थी, और वहां जाने का इनका मकसद था स्टेटहुड को वापस लाना। स्टेटहुड को ऐसे थोड़ी मिलेगी, वो बेसिकली स्टेटहुड के लिए नहीं गए थे। कैसे मैं मिलेगी तो बताता हूँ कैसे? ना, आप सुनिए ना। वो स्टेटहुड के लिए नहीं गए थे, वो अपने प्रोटोकॉल को जिंदा करने के लिए गए थे। बेसिकली जब स्टेट थी यहाँ पे, तब उनका प्रोटोकॉल कुछ और था। अब यूटी है, यूटी में प्रोटोकॉल कम हो गया है, जिसकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके कारण वो अब ये लोगों को जो जो ग्राउंड पे काम करना है, उस काम को छोड़ के वो लोगों को इन चीजों में उलझा रहे हैं, सीधी सी बात। और कोई इसका मकसद जो है मुझे तो कोई दिखता नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं, और मुझे लगता है जो वादे उन्होंने किए थे, इस टाइम तक कोई वादा जो है वो पूरा नहीं है, वो पूरा नहीं किया गया है। इवन रजौरी के अंदर अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नाराजगी हुई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा फ्लड आया है, और इतनी सब चीजें हुई हैं, जाने लोगों की गई हैं, कोई बंदा नहीं दिखा हमें एनसी का, सरकार का। दो चार लोग आए हैं सरकार के, उन्होंने दिया क्या? अरे बीजेपी की सरकार होती जम्मू कश्मीर में तो आप देखते कि क्या होता है क्या नहीं सेंटर में होता। तो आपकी सरकार है ना, सेंटर में आप। सेंटर में पहुंचने के लिए इन लोगों को टाइम चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, सेंटर में गुलाम अली खटाना साहब जो हमारे हैं, उनकी कल मीटिंग हुई है हमसे साहब के साथ इसी मुद्दे को लेके। अब उसका क्या होता है आगे, ये भी आपको विद इन डेज पता चल जाना है। वो सेंटर से क्या ग्रांट होता है, क्या मिलता है, ये सब चीजें आपको विद इन डेज पता चल जाएगी। एलओपी का राजू। एलओपी साहब जो हैं वो एक एमएलए हैं, रजौरी के तो है नहीं, बाहर के हैं। उनकी ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी कि आप जाइए, आप दौरा करके आइए। रविंद्र रैना साहब आए थे, और हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जितनी भी टीम थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर विभोद गुप्ता साहब से लेकर जितने लोग थे, वो तो लोगों के बीच में रहे हैं, उन लोगों को रात को निकाला है यहाँ से। और जो लोग पुल के पास पार बैठाए हुए थे, उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किसने किया है? आप ग्राउंड पे जाके उन लोगों को पूछिए ना कि आप लोगों को वहां से निकाला किसने है। बातें तो सारे कर रहे हैं, लंबी लंबी सारे वो कर रहे हैं, जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे किसी को नहीं पता किसने क्या किया है। सरकार का आप पर इल्जाम भी। उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। क्या काम नहीं बीजेपी ने करने दिया, मुझे बताएं जरा। बोल रही है जो भी हम फाइल भेजते हैं वो। नहीं, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ काम करने। उन्होंने, वो एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो जम्मू कश्मीर के सीएम है, वो कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती सीएम की। वो अगर इस तरह की छोटी बचकाना हरकतें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। ये सब चीजें जो है ना, इनका कोई बुनियाद नहीं है मैं मेरे। शौकत साहब पे चलूंगा। शौकत साहब, हर वक्त पीर पंचाल रीजन को फुटबॉल की तरह नचाया है। जैसे फुटबॉल नाचता है ना, एक लात मारता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। ऐसे हर एक सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नचाया है। आप किस तरह देखते हैं अगर आने वाले सालों में आपकी सरकार आती है और आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेंगे? इस पे मुझे पॉइंट आउट चाहिए। देखिए, जहाँ तक पीर पंचाल की बात है, जब भी पीडीपी का यहाँ दौरा रहा है, जब सरकार में थी पीडीपी, तो सरकार, उस वक्त पीडीपी की सरकार की प्रायोरिटी थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों खित्तों को बराबरी का हक देना। ये जो स्टार्ट किया था, ये जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने किया था, और उनकी सरकार ने किया था। आपको अगर याद हो या आपने सुना हो, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि उस वक्त छोटे होंगे, ये मैं 2002 से 2005 की बात बता रहा हूँ। राजौरी और पुंछ से कोई एमएलए पीडीपी को नहीं दिया था लोगों ने, 2002 की बात कर रहा हूं। लेकिन आप खुशकिस्मती देखिए राजौरी पुंछ वालों की,
सब कुछ रजौरी पुंछ वालों को उसी दौर में मिला, ना रजौरी से एमएलए ना पुंछ से एमएलए। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को रजौरी पुंछ खिता पीर पंचाल ने हर वक्त 1957 से लेके आज तक रजौरी पुंछ का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल, लेकिन इसी को इग्नोर किया जाता है। असल बात यह है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त की जो रहनुमा है उनका ये ख्याल नहीं है। ये ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1947 से ऑनवर्ड्स, चाहे उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हों, चाहे इस वक्त के हमारे उमर अब्दुल्ला साहब रहे हों। आप मुझे ये बताओ, 2 साल हो चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने कितनी बार रजौरी पुंछ का टूर किया है? एक बार भी नहीं आए। और अभी मेरे साथी ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि जनाब हम उनसे ये मांग करते हैं कि आप केसीसी लोन को भी माफ करें और आप बिजली के बिल भी माफ करें। मुझे इस बात पर जो बड़ी हैरानगी है कि अबरार जी, आपने उनके गले पे हाथ रखने की कोशिश की है। उनकी जान यहां आ जाएगी अगर आप उनको ये बात कहोगे। बिजली को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 2 साल में जो बिल्ली चूहे वाला खेल खेला है ना यहाँ, वो सबको मालूम है, वो मीडिया को भी मालूम है, यहाँ के लोगों को भी मालूम है। और आप केसीसी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में इतना दम नहीं है कि वो किसी के 5 रुपए माफ करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है कहाँ है? और आप कहते हैं यहाँ एमएलए साहिबान आए थे, कोई अभी कांग्रेस वाले साथी कह रहे थे, मैं मान लेता हूँ कांग्रेस वाले एमएलए साहब गए होंगे लोगों में सारी चीज, उसकी सुनता कौन है बेचारे? यहाँ तो मिनिस्टर की कोई नहीं सुनता है। लेकिन जैसा मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर आए, जावेद राणा साहब या दूसरे सतीश शर्मा या जो भी आए, मैं कहता हूँ उनके आने से वो काम नहीं हुए। ग्राउंड पर लोगों को वो सहूलियात नहीं मिली, लोगों को वो हौसला अफजाई नहीं हुई जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शाना बिशाना साथ रहे। तो डिप्टी कमिश्नर उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जो आए उनसे बेहतर काम किया है डिप्टी कमिश्नर रजौरी से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने जो उम्मीद एडमिनिस्ट्रेशन से रखी वो फुलफिल हुई कहीं ना कहीं, लेकिन जो सरकार से रखी उसका क्या हुआ? तो पीर पंचाल में ये कहूंगा, ओवरऑल पीर पंचाल सिर्फ रखा है थप्पा लगाने के लिए। पीर पंचाल को कोई नहीं देखता है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए से ये कहना चाहता हूँ आज के नौजवान से कि आप दिल्ली से सबक सीखें। और जम्मू वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दे दिया तो आपको रिटर्न में क्या मिला? आज सबसे ज्यादा अगर कोई जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान अगर 370 के टूटने के बाद हुआ है वो जम्मू वालों का हुआ है। लेकिन अफसोस है मुझे आज के नौजवान पर जो बीजेपी को वोट डालता है। 22 साल में आपने क्या किया था जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल रीजन में? जो हमारी 2015 से लेके 2018 जून तक सरकार रही, उसमें एक नया ट्रेंड सेट किया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जाती थी, पब्लिक दरबार करती थी। अभी जाइए, ये जो भी रिकॉर्ड में ये चीजें हैं, रिकॉर्ड खोल के देखिए। वहां के लोगों को बुलाया जाता था, वहां के जिस सपोज रजौरी में आए हैं, यहाँ के व्यापार मंडल को बुलाया जाएगा, नुमाइंदे हैं उनको बुलाया जाएगा, यहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ के नौजवानों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा बताइए आपकी जरूरत क्या है। और उसके ऊपर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट को उसी वक्त ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शंस होती थी कि भाई ये काम जो ये करना है आपने। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हालात तब के और आज के हालात में बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर में जो नौजवानों पर हजारों एफआईआर लगी थी, उनको विड्रा करने की जो ताकत रखती थी वो महबूबा मुफ्ती साहिबा रखती थी, वही विड्रा हुई और बीजेपी ने सपोर्ट विड्रा किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा पर एक और इल्जाम है कि आपने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और आर्टिकल 370 को हटाने वाली भी पीडीपी है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहने में कुछ भी कहा जा सकता है, लोगों का रद्द-ए-अमल, मैं कहता हूँ लोग ही कहें, लोगों का रद्द-ए-अमल। यहाँ एक बड़ी परेशानी है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दो, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जो खड़पेंच लोग होते हैं ना, वो झूठी बात को लोगों में ऐसे पेश करते हैं कि लोग इनोसेंट होते हैं, वो यकीन करते हैं। और मेरी पार्टी का कोई अगर
सच भी किसी को कहेगा तो वो शायद लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। तो ये प्रोपोगंडा जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया हुआ, जो जो सवाल की सूरत में आपने मुझसे पूछा है। 2015 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में सही नहीं थी? एक पार्टी को जम्मू से मैंडेट मिलता है, एब्सोल्यूट मैंडेट, और एक पार्टी को कश्मीर रीजन से मिलता है। तो क्या हम अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चले जाएं? क्या हम जम्मू वालों को छोड़ दें? हमने सरकार बनाई जम्मू वालों के साथ, यानी कि जिसमें रजौरी भी आता है, जिसमें पुंछ भी आता है। तो क्या जो रजौरी, पुंछ और जम्मू के लोगों ने जो मैंडेट दे दिया, जो नुमाइंदे चुन लिए, हम उनको छोड़ देते? जम्मू कश्मीर के, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज, बीजेपी ने कहा हमारे बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब के। नौजवान जो बच्चे हैं जिनको फेक केसेस में इन्वॉल्व करके उनको जेलों में भरा जाता था, वो 12,500 FIR को विड्रा किया उस वक्त की चीफ मिनिस्टर हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जिसकी वजह से बीजेपी ने सुपुर्द विड्रा कर दी। अब ये 2018 जून में हो जाता है। 337 और 35A को एब्रोगेट कब किया जाता है? 5 अगस्त 2019 को। तो उस वक्त सरकार में कौन था? तो ये प्रोपोगंडा जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की कुछ पार्टियां हैं जो ये जानती हैं कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, ये उनका किया हुआ काम है। अदरवाइज आप ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में सरकार ही कोई नहीं थी, और 2015 से लेकर 2018 जून तक हमने सबसे पहले जो एजेंडे में सबसे पहली चीज रखी हमने, वो यही रखी कि आप 370 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ बात करेंगे, आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ डायलॉग करेंगे और यहाँ अमन की बात करेंगे, अमन के लिए जो है वो बात करेंगे। ये हमारे एजेंडे में था। तो ये एजेंडा बीजेपी को ठीक नहीं लगा और उन्होंने 2018 जून में जो है वो सपोर्ट विड्रा कर दी और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी। इसके बाद सवाल रहेगा ताज़ीम चौधरी साहब से। ताज़ीम चौधरी साहब, सही वक्त कब आएगा जब बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस करेगी? जहां तक मुझे लगता है अभी वो वक्त नहीं है। कौन सा वक्त अभी वो आएगा? वक्त कौन नहीं सा है, सुनिए आखिरत ना। का वक्त आएगा या नहीं, उससे पहले आखिरत आएगा? अलग चीज है। आखिरत तक तो पहुंचने के लिए मुझे लगता है हम सबको जाना पड़ेगा। बात वो नहीं है। बात ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर के ये जो हम गरीब अवाम के लीडर हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये स्टेटहुड का दर्जा वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक चीज कह दी है। मैं थोड़ी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की कुछ चीजों पे नजरसानी करूंगा। फ्लड से पहले मैं एक और चीज बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। पिछले दिनों में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि रजौरी पुंछ के में जो एक सुंगल टनल है उसको खुलवाने के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया है पीडीपी, एनसी और भी उसमें कुछ काफी सारे लोग थे जिन्होंने जाके कि वो हमारा टनल खोला जाए। हम इस तरह के लोग हैं। हम डेवलपमेंट की बात, तो स्टेटहुड को हमने करना क्या है, मुझे बताएं ना आप। हम उस लेवल के लोग हो चुके हैं कि हमें इस वक्त में रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है। हमें लोगों के हकूक की बात नहीं करनी है। हमें चाहिए स्टेटहुड। क्योंकि हमें अपने राइट्स से, हमें रात को जो आराम से जो हमारी ऐश अशरत की जिंदगी चल रही थी वो उसको बहाल करवाना है। हमें लोगों की बात नहीं करनी है। जो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जिसके लिए एक हमारा सीएम उठ के जाके दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है स्टेटहुड के लिए। अरे भाई, स्टेटहुड भी वापस मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोई काम करके दिखाओ ना दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे कि आपने किया क्या है, तो स्टेटहुड कैसे मिलेगी, मुझे बताएं आप। रजौरी के अंदर आपने क्या किया? आपकी तो सरकार रही है। हमारी कहाँ सरकार रही है? हमारी कब 24 सरकार? तक, 24 नहीं तक नहीं, आप नहीं रहे यहाँ पे हमारी सत्ता में? कहाँ सरकार थी? किसकी बात कर रहे हो आप? हमें बीजेपी। चलने ही कब दिया? एलजी राज नहीं था यहाँ नहीं, पे? एलजी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम उसने क्या नहीं किया है? कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई नहीं हुई? आप मुझे जवाब दीजिए। कश्मीर की आवाम इस टाइम आराम से रात को सो रही है कि नहीं रो रही? जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, उसके पहले आंकड़े उठाकर देखिए और आज के आंकड़े उठाकर देखिए, कितने मिलिटेंसी रेट कितना कम हुआ है। ठीक है। उसके बाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा एक जो मुद्दा जम्मू कश्मीर का था कि कश्मीर की आवाम की जो पत्थरबाजी होती थी और कितनी फेक FIR होती थी और अंदर कितनी FIR हुई 2019 के बाद, आप खुद उसका आंकड़ा सामने ले आइए। मेरे से क्या सुनना चाहोगे आप?
ठीक है, एलजी ने जो करना था, एलजी साहब ने, वो सब चीजें हो रही हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे वो। इस वक्त में इस वक्त में खासकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर आईए अभी कर रही है, जहां तक मुझे लगता है इतना काम किसी ने नहीं किया। ठीक है, और जो बंदा काम करने वाला है, जिसको काम करने की थोड़ी सी काम करने की जरूरत है, जो काम करता है, उसको सरकार करने नहीं दे रही है। उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं जी, प्रोटेस्ट चले जाते हैं, या फिर उसको ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन चली जाती है। ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप ग्राउंड लेवल की बात करो यार, 2000 क्या कहते हैं इसको, इस फ्लड से पहले रजौरी की रोड्स की क्या हालत है, मुझे बताओ ना। मुझे लगता है 90 मेरा जन्म है, 90 से लेकर मैंने आज तक तो रजौरी पुंछ की रोड पे कहीं आराम से 5 किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चलाई है कहीं अच्छे से। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईवे जो बनी है किस टाइम पे बनी है? रजौरी की, मैं बाहर की बातें छोड़ो जो बाहर डेवलपमेंट हुई है, मैं रजौरी की बात करता हूँ। जो ये रोड बनी है, मुगल रोड जो है, रजौरी की रोड है, थन्ना मंडी से फयाज तक, सुरनकोट तक, ये रोड किस टाइम पे बनी है? उससे पहले प्रोजेक्ट आए हुए। बनाई किसने है ये बताओ ना, किस टाइम पे बनी है? बनाने वाला जो भी हो, प्रोजेक्ट लाने वाला कोई हो। प्रोजेक्ट कोई नहीं था, या आप खुद आंकड़े निकाल के देख लीजिए उसके अंदर, या बाहर की बात, सिर्फ एक ही मुद्दे को इस टाइम उखाड़ा जा रहा है कि स्टेटहुड वापस दो, स्टेटहुड वापस दो। स्टेटहुड वापस मिल भी गई, वो सही वक्त कब आएगा? तभी ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। वो वक्त जो आएगा वो दिल्ली वाले जानते हैं, जब उनको पता लग जाएगा, स्टेट दो फिर देखते हैं, जब दिल्ली वालों को लगेगा कि ये अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहां भेजे, तो तब स्टेटहुड के लिए वो कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे इब्रार चौधरी साहब के पास और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी प्रेसिडेंट महराज मलिक ने एक बात कही थी कि मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज कर दूंगा अगर मुझे जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया जाए। कैसे वो नक्शा चेंज करेंगे? यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टीज आती है और वो दावा करती है कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया जाए और मैं जम्मू कश्मीर को बदल कर रख दूंगा। आप कैसे बदलेंगे जम्मू कश्मीर को? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं। हम हमारी पार्टी को बने हुए मुझे लगता है कि 2012 के बाद हज़ारे आंदोलन के बाद ये पार्टी निकली और दिल्ली में 2 टाइम रह चुकी है, 3 टाइम। एक टाइम तो 1 साल के लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने अपना टाइम चलाया, तो उसके बाद वो उन्होंने रिज़ाइन किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने, केजरीवाल साहब ने। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि हम कैसे सरकार चलाएँगे। देखिए, दिल्ली में हम रहे, हमने शॉर्ट में बिजली, पानी, एजुकेशन, जो मेन मोटिव होता है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, कि ये 3 चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये 3 चीज़ें सोसाइटी में करेंगे, तो मुझे लगता है डेवलपमेंट ऑलरेडी बढ़ेगी। वही चीज़ें हमने पंजाब में की, तो वही चीज़ें हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। आवाम को जो चीज़ चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। और एक नौजवान अगर जज़्बात अपने लेके ये कहता है कि मुझे सीएम बनना है, तो आवाम को ये जानना चाहिए कि शेख परिवार से तो ये निकल के खानदानी आ रहे हैं ना। मलिक साहब पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो जब डीडीसी बने थे बोल रहे थे मुझे एमएलए बना दो तो मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को सुधार दूंगा। तो जब एमएलए बने हैं आप वो भी बोल रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं पूरे जम्मू कश्मीर को संभाल लूंगा, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कुछ नहीं कर रहे। ये भी लोगों का इल्ज़ाम। देखिए, आप वहाँ नहीं हो, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे पता है उसकी असेंबली में क्या है, कैसे लोग कर रहे हैं। देखिए, एक ही आवाज़ उठाई थी कि हॉस्पिटल का निज़ाम सीधा करें, यहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगाएँ, पूरा ड्रेस लगाएँ। तो उतनी सारी बयानबाज़ी के लिए 8 महीने जेल काट के आया वो नौजवान। तो किसके लिए काट के आया? अवाम के लिए काट के आया, लेकिन हम लोगों के लिए या सरकारों के लिए नहीं काट के आया, उस अवाम के लिए जिस अवाम ने उसको चुनकर वहाँ से भेजा था। तो वही बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे सरकार सरकार तब भी चलेगी, अगर चलाने वाला हो ना तो चल सकती है। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की बात की, हमारे बीजेपी के जो हमारे साथी यहाँ खड़े उन्होंने बात की कि हमने भाई हर टाइम का एक वक़्त था 2014 के बाद 18 तक चली बीजेपी और पीडीपी की, उसके बाद 19 के बाद 370 टूटा, स्टेटहुड चलेगी। उसके बाद जब यहाँ पे एलजी के शासन रहा तो उसमें कौन-सी डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो राशन जो प्रोवाइड जो चीनी वगैरह हमें मुफ्त में मिलती थी वो भी चलेगी। तो बातें तो बहुत सारी की जाती हैं। यहाँ पे मैं तो अब इस मौके पे मैं इतनी ज़्यादा तंज़ीद नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ मैंने मांग की है सरकार से और जो हम कह रहे हैं, आम आदमी जो कह रहा है कि आम आदमी की जो ज़रूरियात है वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और जो वादे हमने किए कि 2029 में अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी में आती है, तो वो चीज़ें जो हमने पंजाब और दिल्ली में करके दिखाया वो जम्मू कश्मीर में करके दिखाएंगे। ये झूठा नहीं है, ये हकीकत है, ये लोग जानते हैं और जम्मू कश्मीर और पीर पंचाल के खित्ते के लोग जानते हैं कि आम आदमी क्या कर सकता है। उसके बाद दानिश चौधरी साहब के साथ आने से पहले मैं शौकत साहब से एक बात खसूसी बात करना चाहूँगा। शौकत साहब माइक पकड़िए। मेरा ये सवाल रहेगा कि पीर पंजाल रीजन में 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनकी आए दिन बद से बदतर हालत होती जा रही है। आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किस तरफ है। एक जीएमसी राजौरी और दूसरा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। इस पे आपका क्या रवैया है? देखिए रज़ीब जी, ये आप जानकर हैरान रहेंगे कि बाबा गुलाम शाह बादशाह
यूनिवर्सिटी राजौरी से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज की डेट में फॉरेन में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आईटी वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि ये एक राजौरी पुंछ की शान, राजौरी पुंछ की आइडेंटिटी, एक पहचान है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। लेकिन पिछले आप मान के चलें पिछले 7-8 साल से ये अदारा जो है ये डिग्रेड होता जा रहा है और डिग्रेड होने में सबसे बड़ा जो इनकम्पिटेंसी जो नाअहली है, मैं सरकार को कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम फंस गए हैं दो दलदल में। इस तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार। ये उस पे लगाते हैं, वो इस पे लगाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि भैया पावर हाउस कौन सा है। तो उस दलदल में ये इंस्टीट्यूशन दोनों आए हुए। आप जीएमसी की हालत देख लीजिए। जीएमसी में आज भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 60% यहाँ की सरकार को, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आईएएस बाबू बैठे हुए हैं। यहाँ अभी मेरे साथी कहते हैं कि जो आईएएस बाबूज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ 2019 के बाद जितनी करप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में है, इतनी कभी पूरी हिस्ट्री में नहीं है, नहीं हुई है। आपकी पार्टी ने एक और मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो भी हालत खराब हुई है, डिग्रेडेशन की तरफ इंस्टीट्यूशंस जा रहे हैं, लोगों को उनका जो आपके मान ले उनको कोई सुन नहीं रहा या उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसमें 70% यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यहाँ की 70% जो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट की वजह से हो रहा है, उनकी नायाली इनकम्पिटेंसी की वजह से हो रहा है, और उसके अलावा जो बचता है यहाँ की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, जिसका शिकार जीएमसी राजौरी भी है और जिसकी शिकार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी है। आपकी सरकार में भी यही हालत थी, जीएमसी की भी यही हालत थी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की भी यही हालत। मैं आपको याद करवाता हूँ। देखिए और एक और बात, जो एजुकेशनल अदारे हैं गवर्नमेंट के, उनकी बात से बदतर हालत थी। मैं कहता हूँ जी, आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं जरूर आपको ये कहूंगा, आप 2018 तक का रिकॉर्ड बीजीएसबीयू का और उसके बाद वाला ये रिकॉर्ड निकाल के लाइए आप, चाहे इट परटेन्स टू एडमिशन या उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एब्जॉर्ब होना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, कंपनीज में, यहाँ के एडमिशन हो या यहाँ के स्टाफ की बात लेके चलो आप, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लेके चलो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2018 तक बना था, जब इस वक्त भी आप वहां का रिकॉर्ड निकाल के देखो कि 2018 तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही है, 2018 से बाद क्यों नहीं है? हमारे दौर में ही क्यों रहा? हमारे दौर में एडमिशन क्यों ज्यादा हुई? हमारे दौर में बच्चों को जो है वो क्यों जॉब्स जो है वो डिफरेंट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों मिली? हमारे ही दौर में यहाँ पर और यहाँ पर चाहे मोदी साहब चीफ मिनिस्टर रहे हों, चाहे महबूबा जी रहे हों, इस यूनिवर्सिटी में हर 1-2 महीने में जो है वो उनका यहाँ विजिट होता था और वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी लेते थे और जो कमियां होती थी उनके ऊपर ध्यान देते थे। रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम बात। मेरा ताजिम साहब ने जो सवाल किया था आपसे, मेरा उस पे रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू के ताजिम साहब ने बोला था कि बीजेपी तब देगी जब जम्मू कश्मीर के जो सियासी रहनुमा है वो ग्राउंड से टच होगी। क्या आप मानते हैं कि आप ग्राउंड से टच नहीं? देखिए, ये बीजेपी की ये अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। बीजेपी का, मेरा ये मानना है, बीजेपी का ये व्यू पॉइंट भी था और यहाँ नहीं, ग्राउंड पे नहीं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, कि उचित समय आने पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। मैं इनसे आपके जरिए से कहता हूँ, बीजेपी वालों से पूछो उचित समय की डेफिनेशन क्या है। ये जब बंदे की नीयत साफ नहीं होती तो उचित समय
या ये कहेंगे आप ग्राउंड से जुड़िए, या ये कहेंगे आप परफॉर्मेंस दिखाइए, या ये मतलब ये कोई ऊपर हमारे एग्जामिनर बैठे हैं? ये दिल्ली में जो बीजेपी बैठी है ये हमारा एग्जाम ले रही है, हम इनके स्टूडेंट हैं, या हमने इनको जो है परफॉर्मेंस दिखानी है? हमने लोगों को परफॉर्मेंस दिखानी है। और मैं सरकार से कहता हूँ लोगों को परफॉर्मेंस दिखाइए। ये जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में कर रही है, इसको जवाब देंगे, और इसको जवाब पिछले दिनों मिला है वहाँ जंतर मंतर से। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, इनको छोड़ दो, बांटा ना उन्होंने, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने वहां क्या किया? बीजेपी बांटती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, ये इधर मंदिर है, ये इधर छोटा है, ये बड़ा है, ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ये उन्होंने डिवीजन करके रखे। उनको उनको इन सारी चीजों को उन्होंने उनकी फ्रेगमेंटेशन करके रखी है। लेकिन हिंदुस्तान का युवा जो नौजवान है हिंदुस्तान का, पढ़ा लिखा है, वो इस सोच से बहुत ऊंचा है, और हमें इस बात पे जो है बड़ा फख्र है। हमने देखा है हिंदुस्तान का नौजवान जो है उसने एक मिसाल पेश की है, उसने मिसाल पेश की है, और बीजेपी की इतनी एरोगेंस वाली सरकार को भी और वो ढंके की चोट पर लिया है, और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप हिंदुस्तान में, इस प्यारे मुल्क में ये चीजें आप नहीं करोगे, और अगर आप करोगे ये जो जनरेशन है ये आपको चलने नहीं देगी। जम्मू कश्मीर हो चाहे हिंदुस्तान हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ये उन्होंने मैसेज दिया। ताजिम साहब से सवाल रहेगा। ताजिम साहब, आपकी सरकार के लीडरों ने कहा था कि हम रिजाइन नहीं करते, लेकिन देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ। नहीं, ये एक सेंटर की बात है। सेंटर में हमसे बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, ठीक है? अब उन्होंने क्या आप भी पार्टी के बंदे हो, जवाब दो। नहीं, मैं बेशक पार्टी का बंदा हूँ, बट मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हूँ। अब सेंटर में कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, कितने लोग, क्या जो भी हुआ वो सेंटर वाले जानते हैं, उसमें मैं तो जवाब नहीं दे सकता ना। सेंटर में किस तरीके से रेजिग्नेशन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है? एग्जाम को लेकर पेपर लीक का मामला होता है, क्या आप बताओ मुझे कि क्या इसमें एजुकेशन जो मिनिस्टर था उसका हुआ था? जो आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि लोगों ने पेपर लीक करवाया, इररिस्पांसिबल स्टेट, ठीक है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। बात ये है कि एक किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम तराशी करके चढ़ जाना, ये कोई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। शौकत साहब मेरे सीनियर हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों इस्तीफा दिया? अपनी अगर इज्जत की खातिर इस्तीफा दिया। इज्जत की खातिर पहले दिन ही दे देता, उसने 27 दिन कैसे लगे? जब उसने अपनी इज्जत की खातिर इस्तीफा दिया, इस बात को लेके दिया कि जब ये लोग लीग का मामला जो है उसके हाथों नहीं हुआ है, सब जानते हैं ये। अब इसमें उसको लेके इशू बना के चलना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक अब मैं इस पे कोई बयान कर ही नहीं सकता हूँ, क्या बोलूं? लेकिन वो अरेंजमेंट तो सही तरीके से नहीं ना करना। नहीं, अरेंजमेंट, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनिस्टर का क्या काम होता है? उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसने प्रोटोकॉल पे उसने आगे से किसको बताना है, क्या करना है, वो सब चीजें वो जानता है। मैं शौकत साहब के एक सवाल के जवाब देना चाहता हूँ, जो शौकत साहब ने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ भी किया पीडीपी सरकार ने किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ आज तक। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर सब रजिस्ट्रार थे, ठीक है? उस रजिस्ट्रार ने जाके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया, क्या हुआ वहाँ पे, जरा एक चक्कर मार के जरा सी तो आ जाएं, फिर नेक्स्ट में इस बात में डिबेट करेंगे कि उन्होंने क्या किया वहाँ पे, क्या नहीं किया। उसके बाद मैं चलूंगा इब्रार चौधरी साहब से। इब्रार चौधरी साहब, आप के एमएलए पर ये भी इल्ज़ाम है जब वो ठाठरी में फ्लड आया था, तो तब एमएलए साहब बहुत देर गए पहुंचे थे। लोगों का आक्रोश, गुस्सा, ये सब कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा था, और लोग ये भी कह रहे थे कि एमएलए साहब यहाँ पे आना नहीं चाहते, उनको मजबूरन यहाँ पे आना पड़ रहा है। क्या वजह थी? देखिए 8 महीने के बाद जेल से काट के आया, 8 महीने के बाद उस दिन तो जेल में नहीं नहीं थे। देखिए मैं वो स्टोरी पूरी आपको बताता हूँ, कंक्लूड सुनिए मेरा, कि 8 महीने झेल रहे हैं, उसके बाद आते हैं अपने इलाके में, जाते हैं लगभग कंटिन्यूसली उन्होंने प्रोग्राम किया, और जिस टाइम फर्स्ट डे वो डोडा जाते हैं तो 563 लगा दिया जाता है कि प्रोग्राम नहीं होने दिया जाता, तब भी प्रोग्राम होता है क्योंकि पब्लिक आ जाती है। अब कुछ लोग अदर पार्टी से ये बयानबाजी करते हैं कि यहाँ पे एमएलए साहब नहीं आ रहे, यहीं पे बहुत सारी बातें हुई हैं कि ये सीएम नहीं पहुंच रहा है, ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं पहुंच रहा, हमने भी कहा है। अब देखिए वहां पे एक एमएलए, वही बात की है कि सरकार कुछ नहीं करना देने चाहेगी तो एक एमएलए क्या करेगा? वही इफ्तार साहब यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लड में घूमते रहे, मैंने खुद देखा, शौकत साहब ने भी कहा और इस नौजवान साथी ने भी कहा कि कांग्रेस के थे, देखिए वो किसी की पार्टी के भी एमएलए हो, लेकिन उन्होंने फ्लड के टाइम वो कंटिन्यूसली यहाँ रहे हैं। वो कंटिन्यूसली जब घूमना चाहता है उसको घूमने नहीं दिया जाता, एडमिनिस्ट्रेशन रोकथाम लगा देती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है, ना कश्मीर जाने देना एक पार्टी का, तो नौजवान स्टेट प्रेसिडेंट है, आज तो उसको रजौरी पहुंचाना था, आज तो रजौरी आना था।
आज रजौरी नहीं आना तो फिर रीजन बताओ किसने आने नहीं? रोकथाम लगा दी, जम्मू में रोका है, बंद नजर बंद किया, तो मुझे बताओ फिर कहाँ जाना है? जाएगा कहाँ? वो एक नौजवान बेबाक होके बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को खा जाएगा, वो हाथ रखता है वहाँ, तो उसको निकलने नहीं देगा। तो मुझे बताना ठाठरी और क्या ठाठरी देगा, क्या जो वहाँ से जहाँ से एमएलए जीता है, जितना फंड उसके पास सीडी फंड आता है, वो आज उसके सोशल मीडिया ट्रैक आप चेक करें, जितना अपनी सीडी फंड से आया या जितना गवर्नमेंट की कपैक्स या जो भी है कंटिन्यूसली लोगों के बीच लगा रहा है। अब कंट्रोवर्सी वहाँ पे ऐसा होता है कि दूसरे एमएलए जो हारे उनके लोग भी तो उठ के वो सवाल करेंगे कि ये नहीं काम कर रहा। देखिए जो खुदरी ऑफर है, ठाठरी में फ्लड आता है, रोड कटिंग की, पीएमजीएसवाई की रोड थी, उन पे ये भी इल्जाम है, सुनो मेरी बात, उन पे ये भी इल्जाम है कि वो सिर्फ फेसबुक के एमएलए, देखिए अब ग्राउंड पे मौजूद अगर वो नहीं, फेसबुक के एमएलए तो जहाँ पे भी जाते हैं देखिए रील्स बनाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं रील्स बनाते हैं। फेसबुक के एमएलए तो मोदी जी मन की बात भी तो कर जाते हैं, लाखों व्यूज तो बिलियन में वो भी चले जाते हैं, तो क्या हम उनको माने? वो तो मुझे, आपने कभी प्रधानमंत्री को फेस टू फेस नहीं देखा होगा, मुझे नहीं लगा देखा होगा, मैंने नहीं देखा भाई, मैं तो एक यहाँ का आम आदमी। तो वही बात है, वो भी तो सोशल मीडिया है। अब एक नौजवान है सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो चल रहा है, बात रख रहा है, तो उसको उससे भी बैन किया जाए, तो मुझे बताओ ना फिर सोशल मीडिया कहाँ बचेगा? आज है कहाँ बना रहे हैं आप? और ये तो यहाँ की सरकार तो अपने आप को बहानेबाजी लगा के बोल रही है मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे ये करने नहीं दिया जा रहा। ये सारी खोखले दावे आवाम की लास्ट सोच में है। मैं दानिश चौधरी पे आऊंगा। दानिश चौधरी, सब कुछ इल्जाम तराशी आपकी सरकार पे हुई, आपने हाथ दिया है, क्या कर रहे हैं आखिरकार? एक सीएम पीर पंजाब रीजन का दौरा भी नहीं कर पाया, इतना बड़ा फ्लड आया, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, तो क्या कर रहे हैं आपकी सरकार? देखें सर, सबसे पहली बात ये है कि हमारी पार्टी ने कंट्रीब्यूशन इसलिए दिया था क्योंकि हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है बीजेपी को नहीं थे देना चाहते। अब वो काम आगे कैसे करना है वो तो एनसी को देखना है। उसके साथ साथ सीएम जो है आपको भी देखना है जनाब, सर, हम आप अपनी जिम्मेवारी मत देखें सर, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहे। हम हमारे एमएलए जहाँ जहाँ पे भी है वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर अगर आपको लगता है कि कहीं पे कमी हुई है तो आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। रही बात सत्ता में जो सरकार है, हम भी ये गुहार लगा रहे हैं कि सीएम को यहाँ आना चाहिए था लोगों की बात सुनने के लिए रजौरी में, लेकिन वो नहीं आए। तो अब इसमें हमने क्या करना है सर, आप ही बताइए। हम हमारा यही था कि हमने उस टाइम जो है को कंट्रीब्यूशन किया कि ये सरकार आएगी और अच्छा काम करेगी। आप मानते आप ये मानते हैं कि सीएम यहाँ के लोकल एमएलए की नहीं? सर, सीएमएलए जो सॉरी जो सीएम है वो लोकल एमएलए की बात सुनते हैं, लेकिन तो सुनते हैं, फिर पीर पंजाब रीजन में क्यों नहीं आए? सर वही बात मैं भी करना चाह रहा हूँ। बात तो सुन, हम हमारे एमएलए वहाँ पे बात तो रखेंगे अपनी, लेकिन वो अपने काम के ऊपर जो है खरा नहीं उतरते। उस वजह से जो है सिस्टम जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये बयान पे मुझे लगा नहीं कोई, ये बात एक सिटिंग सीएम जो है वो अपने एमएलए की बात नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? ये एक ऐसी बेबुनियाद सी स्टेटमेंट है कि, लेकिन ये एक बात है, एमएलए रजौरी जो है वो लोगों के बीच में रहा है, वो मैं मानता हूँ वो जंतर है, मंतर प्रोटेस्ट में नहीं गया, ये बात सच है, ये झूठ वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ उन्होंने रिजेक्ट किया पहले ही दिन, हाँ जी। यहाँ पे आकर स्टेटमेंट दिया कि मैं जंतर मंतर पे जाना चाहता था, लेकिन मैं रिजेक्ट करके वहां से यहाँ इन्होंने उनके साथ इत्तेहाद किया है। जी। सीएम लोकल एमएलए की नहीं सुन रहे, फिर किसकी सुनेंगे? सीएम जो अगर है, सुनते होते तो फिर यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचते। ये जो शेख फैमिली है, इनकी हिस्ट्री में खोलने पे आऊं ना तो मुझे लगता है घंटू चाहिए, तो इतनी लंबी उस चीज में जाना नहीं चाहता हूँ। बात इतनी सी है कि ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। कल रात को मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें जम्मू कश्मीर के हमारे सीएम जो है प्रॉपर्टी के और पैसे के लिहाज में नंबर 2 पर आए पूरी जम्मू इंडिया के अंदर, दूसरे सीएम। बात लंबी जा रही है। हाँ जी। मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए जो मैंने किया है। आपका सवाल यही है कि नहीं सुनते आप सीएम जो है अपने एमएलए की बात नहीं सुनते, तो उसमें बीजेपी वाले हम क्या सवाल जवाब दे सकते हैं? पंजाब रीजन में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मैं मानता हूँ सरकार कुछ नहीं दे सकती, जम्मू कश्मीर की सरकार में कुछ सरकार के पास कुछ नहीं है। आपकी सेंटर की सरकार के पास तो सब कुछ है। बिल्कुल इस पे क्या देंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? इसमें आप थोड़ा सा वेट करिए,
कल लास्ट पिछले कल की बात है, हमारे जो एमपी हैं गुलाम अली कटाना साहब, उनकी मीटिंग होम मिनिस्टर साहब से इसी मुद्दे पे और इसी इसी चीज को लेके हुई है। अब विद इन डेज इस पे जो है वो हम लोगों के सामने जो भी उन्होंने देना लोगों के सामने आ जाएगा। मैं शौकत साहब के पास आऊंगा। शौकत साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? ये जो पीर पंजाल में फ्लड आया है, बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में। वो चिनाब वैली का लगा लीजिए, जम्मू का वो ये कश्मीर रीजन में लगा लीजिए, बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ है। फिर पीर पंजाल रीजन में तो हद ही गुजर गई, हद से भी बढ़ गया। मतलब 28 लोगों की जानें यहाँ पे चली गई। तो क्या सरकार इसमें मदद कर पाएगी? सरकार से कहा कि एमएलएज बात रखते हैं लेकिन सीएम सुनते नहीं। मैं आपके जरिए से कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर, आप समझते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। वैसे तो मैं कांग्रेस पर कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे कहूँ कि आपको उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही कह दिया था हमें उनके समर्थन की जरूरत नहीं, हमें उन कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने बाहर से दिया है, हमारे साथ सरकार में नहीं है। कांग्रेस को समझ नहीं आई, कांग्रेस को मिनिस्ट्री, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज में जो है वो जगह नहीं दी। बाद में दूसरा बड़ा एपिसोड, जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो क्या ड्रामा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। भाई इलेक्शन सारे मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो सरकार के अंदर है या वो सरकार के बाहर है। अगर वो सरकार के बाहर है तो फिर बात उस तरीके से करें, अगर वो सरकार के अंदर है तो अपनी बात मनवा क्यों नहीं सकते? अगर नहीं मानते हैं तो बाहर क्यों नहीं बैठते हैं? ठीक है ना, अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए। मेरा जवाब, सवाल कुछ और था। और दूसरी बात, जो जहां तक आपने बात की, रजौरी पुंछ में इस वक्त लोगों को सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। न सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप कर सकती है, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो स्किप कर सकते हैं, ना जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्किप कर सकती है। इस वक्त रजौरी पुंछ के लोगों को सरकार की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ के जो बाकी सारे अदारे हैं उन सबकी जरूरत है। और मैं आपके जरिए से जो हमारी यहाँ के जितने भी हमारे चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, मैं आपके जरिए से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो मुतासरीन है इनका साथ दें, इनके जो जानी माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में अपना रोल अदा करें और रजौरी पुंछ को फिर से एक ट्रैक पे जो है वो लाने में जो आपकी जो रोल है, आपकी जो मदद है वो करें। सरकार को भी अपना काम करना चाहिए और एलजी साहब को भी अपना काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं हो सकते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपना काम करे ताकि ये लोग जो हैं, जो मायूस हुए हैं, जो जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया है, उन लोगों को ताकि फिर से एक नई जिंदगी जीने का सहारा मिल सके। आज के इस सियासी महादंगल में हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट शौकत साहब, एडवोकेट ताज़ीम चौधरी साहब और एडवोकेट इब्रार और दानिश चौधरी साहब। इन्होंने अपनी बात को रखा और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।